सभी को नमस्कार। आज हम यूपी टेट का 2021 का वो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि रद्द हो गया था। 28 नवंबर 2021 को परीक्षा की देती थी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और ये पूर्वी छोर पर पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर हम महाद्वीपों की बात करें कि कौन से महाद्वीप की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है या कौन सी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एशिया पे आते हैं। तो एशिया की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो हिमालय है और माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। उसके बाद आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप में जो पर्वत श्रेणी है वो है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट किलिमंजारो। और ये कहाँ पर है? ये है तंजानिया में। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वो है माउंट मैकेल्ले। और उसके बाद में साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकांकागुआ। और ये एंडीज़ पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और एंडीज़ को हम लोग जानते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। माउंट अकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात हमने कर ली, यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्ब्रूज और ये रसिया में है। उसके बाद में अकांकागुआ जो है ये अर्जेंटीना में है। और उसके बाद में नेक्स्ट है यूरोप के बाद 1 2 3 4 5 अंटार्कटिका। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन मैसिव। तो ये सबसे ऊंची चोटियां हैं जो कि अलग अलग महाद्वीप की हैं। नेक्स्ट आते हैं द टेम्परेट। यहाँ पे होगा द टेम्परेट, जिसको शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात यहाँ पे हो रही है। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। तो यूरोप में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको स्टेपीज कहा जाता है। टुंड्रा, ये कोणधारी प्रकार की जलवायु जो होती है, कोणधारी वन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ की जलवायु को टुंड्रा कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा टैगा कहा जाता है। यहाँ पे कोणधारी वन होते हैं, कॉनिकल फॉरेस्ट होते हैं, कोणधारी वन। और टैगा जलवायु जो है, टुंड्रा जो है जहाँ पर ये बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, तो जो भाग जो है बर्फ़ से ढका हुआ होता है
पर्वतमाला का ऊंचे पर, उसको टुंड्रा जलवायु के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, इसमें अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में स्टेपीज जो है ये यूरोप में पाए जाते हैं। और भी शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जैसे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो है, मान लीजिए वेल्ड है, तो वेल्ड अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद इसमें स्टेपीज हो गया, और पुस्तास ये हंगरी में है। तीसरा पंपास, ये अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में। उसके बाद कैंटरबरी है, कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। और प्रेरीज घास के मैदान ये अमेरिका में है, प्रेरीज या प्रेरी बोल देंगे, ये अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जैसे सहारा मरुस्थल के पास में है, सवाना जलवायु जहाँ पर पाई जाती है, तो सवाना में ये जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है सवाना, ये बेसिकली जो सूडान देश है वहाँ पर ज़्यादा ये घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके अलावा कंपास है, वो ब्राज़ील में है। और उसके बाद जो है पुस्ता हंगरी, हमने ये स्विट्जरलैंड उसके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान बताए। और वेनेजुएला में लानोस है। तो ये तीनों जो हैं वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। देखिए शीतोष्णकटिबंधीय याद रखिएगा, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक ये शीतोष्णकटिबंधीय होता है, और 0 से 23.5 डिग्री तक कर्क रेखा तक ये कर्क रेखा, और उत्तर में कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा तक, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ अमेरिका? तो यही मैंने बताया कि माउंट अकाउंका है, जो एंडीज पर्वतमाला में है। ठीक है, और इसके बाद में जो है माउंट कोटोपैक्सी दे रखा है, ये इक्वाडोर में है, सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। माउंट एटना ये सिसिली द्वीप पर है, और ये बेसिकली इटली के अंतर्गत आता है, इटली में। माउंट किलिमंजारो, इसके बारे में मैंने बताया, तंजानिया में है, तंजानिया जो अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट आते हैं, क्लोरोफिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल जो है इसको हरित लवक बोलते हैं हिंदी में, हरित लवक। और ये यूग्लिना में पाया जाता है। और बेसिकली क्लोरोफिल का काम होता है कि पौधों में भी क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा भोजन बनाने, ये स्वयं अपना भोजन खुद बनाते हैं, भोजन जो है ये स्वयं बनाते हैं। तो ये जो है यूग्लिना में पाए जाते हैं। उसके बाद हाइड्रा का नाम आता है। तो ये एक प्रकार का, ये भी एक, इसमें जो यूग्लिना है ये भी एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और हाइड्रा जो है ये एल्गा है। जेलीफिश और साइकन ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसमें जो है
ये याद रखिएगा कि जो हरित कवक है ये फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है इसका बेसिकली जो रिएक्शन है वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 6CO2 प्लस 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल करके क्लोरोफिल क्लोरो एक मिनट क्लोरोफिल और सनलाइट इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6 और ये ग्लूकोज होता है और साथ में वाटर का ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो एक पौधे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सभी जानते हैं सारस है। सारस क्रेन इज द राइट आंसर। पीकॉक ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। स्पैरो गौरैया इसको ज़रूर याद रखिएगा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है कि 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स मेंटेन्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो है पैराथार्मोन। जब भी ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है ब्लड में तो ये उसको उसकी पूर्ति करता है। थायरोक्सिन जो है ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन ये दूध में पाया जाने वाला हार्मोन है। और सोमैटोट्रोपिन ये बेसिकली जब शारीरिक वृद्धि को बताता है या फिर कह सकते हैं शारीरिक वृद्धि को बढ़ाता है। एक तरह से इसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ये शारीरिक वृद्धि के लिए ये आवश्यक। नेक्स्ट आते हैं द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन। जो ओजोन परत की मोटाई है वो किस में मापी जाती है? उसका बेसिकली जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो ये डॉप्सन यूनिट होती है। तो डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापी जाती है 300 से 500 डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन ये मोटाई है ओजोन परत की। ओजोन परत बेसिकली 35 से 50 किलोमीटर की रेंज में स्ट्रेटोस्फेयर या कह सकते हैं कि समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत जो है हमको बचाती है किससे? यूवी रेडिएशन से बचाती है और जिसके कारण जो है स्किन कैंसर होता है। ठीक है। फैथम जो है ये गहराई मापी जाती है इससे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि वन डॉप्सन यूनिट ये 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है। और यहाँ पे फैथम की बात करें तो फैथम जो है ये 6 फीट इक्वल टू 1 फैथम होता है, यानी लगभग 2 मीटर के को हम बोल सकते हैं 1 फैथम होता है। लाइट ईयर जो है ये है लाइट जो है वो ट्रेवल्स इन 1 ईयर कि जो लाइट है वो एक साल में कितना जो डिस्टेंस है वो चलती है। तो ये डिस्टेंस की यूनिट है एक तरह से। और ये इसमें क्या होता है गैलेक्सीज जो हैं और जो स्टार्स हैं
उनके बीच में दूरी जो है ये उसका मात्रक जो है उसकी दूरी जो है लाइट ईयर में मापी जाती है। और 1 लाइट ईयर कितना होता है? वो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट ऑफ। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं? ये उपस्थित होते हैं दालों की जड़ों में पल्सेस या दलहन में, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये बेसिकली जो पल्सेस के या कह सकते हैं कि जो दालें हैं उनकी जड़ों में होते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं कि रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, रूट नोड्यूल्स। और ये जो रूट नोड्यूल्स है, ये बैक्टीरिया और रूट नोड्यूल्स के बाद में यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है इसके माध्यम से ये इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द एडिबल फंगस, खाने योग्य फफूंदी या फिर कहते हैं कवक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? एगेरिकस है, इसको ही जो है ये खाने योग्य कवक बोलते हैं इसको। ये मशरूम की एक प्रजाति है, मशरूम की। उसके बाद पक्सीनिया यहाँ पर दे रखा है, ये गेहूं में जब रस्ट रोग लग जाता है, गेहूं में या वीट में रस्ट डिजीज होता है पौधों में, इसके कारण जो है ये पक्सीनिया इसका उत्तरदायी होता है। म्यूकर और राइजोपस, ये दोनों जो हैं, ये जो फंगस है या फंगाई हैं, ये बेसिकली खाने में या भोजन में, अगर मान लीजिए भोजन रखा रहता है और रखा रहने के बाद में भोजन में क्या होता है, फंगस जम जाता है, तो वो भोजन को दूषित करने के लिए यही फंगस जो है उत्तरदायी होते हैं, म्यूकर और राइजोपस। नेक्स्ट आते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स आर फाउंड इन, मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं या मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव जो है वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। और सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पे होता है, इस कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। और मैंग्रोव बेसिकली ये किस मिट्टी में होते हैं? यहाँ की जो मिट्टी होती है वो दलदली मिट्टी होती है, मार्सी लैंड जो होती है दलदली, मार्सी सॉइल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ट्रैप्लॉइड इन एंजियोस्पर्मस प्लांट्स। आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो यहाँ पे रखा है, रेडिकल दे रखा है, कोटाइलेडोन दे रखा है, प्लूमूल दे रखा है और इंडोस्पर्म दे रखा है। तो इंडोस्पर्म ही इसका आंसर है, डी वाला। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज पेराइटल प्लांटेशन इज प्रेजेंट। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, एस्टेरिसो और सोलेरेसी। ब्रेसिकेसी इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली सरसों का जो कह सकते हैं कि सरसों के नुमा जो पौधे होते हैं उसमें ये आते हैं, जिसमें सरसों, मूली, सरसों कुल लिख देते हैं यहाँ पे, सरसों के कुल में आते हैं ये सरसों, मूली और
बंदा गोभी जो होता है वो भी, और फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों गोभी आते हैं इसमें। उसके बाद में मालवेसी है, ये गुड़हल, गुड़हल कुल में आते हैं। और गुड़हल में जैसे गुड़हल ही आ गया, कपास हो गया, तो ये इसमें आते हैं। फिर है एस्टेरिसो। एस्टेरिसो जो है ये सूरजमुखी, सूरजमुखी कुल है। इसमें सूरजमुखी और गेंदा आते हैं, सूरजमुखी और गेंदा, सूरजमुखी और गेंदा दोनों फूल हैं। नेक्स्ट है सोलोनेसी। सोलोनेसी जो है इसमें ये आलू का कुल है, आलू का। और आलू के कुल में इसमें आलू आता है, टमाटर आता है, बैंगन आता है। आलू, टमाटर, बैंगन मेनली जो है सब्जियां आती हैं। बैंगन, मिर्च, बैंगन, बैंगन, मिर्च, ये इसमें आते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, क्योंकि ए में व्यक्ति लग्न बीजान्यास पूछा गया है। वो व्यक्ति लग्न बीजान्यास इसमें होता है। देखिए सरसों में क्या होता है, ऊपर से एक परत होती है। मूली हो गया उसमें भी, और गोभी में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। उसके बाद इंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है। ग्लूकोज भी किसी किसी किताबों में दे रखा है कि इसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, लेकिन ऑथेंटिक जो है इसको आयोग ने जो इथाइल अल्कोहल माना है इसको। मैलिक एसिड ये सेब में पाया जाता है, सेब में और अंगूर में, अंगूर में। और भी एसिड्स हैं उसके बारे में अभी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक तो इथाइल अल्कोहल को हम लोग जानते ही हैं कि ये शराब होती है, उसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है इमली में। उसके बाद लैक्टिक एसिड ये दूध में पाया जाता है, दूध में। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है या लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हु एस्टेब्लिश द इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन मुंबई इन 1916 एडी। 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये की थी दोदू केशव कर्वे। डी के कर्वे ने 1916 में पहला जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की थी मुंबई में। और बाद में ये बदल करके इसको SNDT विश्वविद्यालय कर दिया गया। श्रीमती नाथूबाई, नाथीबाई बल्कि दामोदर ठाकर से, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से कर दिया गया। आत्माराम पांडुरंग यहाँ पर दिए गए हैं और केशवचंद सेन दिए गए हैं। याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग और केशवचंद सेन ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज। और ये जो है 1867 में ये खरीद थी कलकत्ता में, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जो हैं इनको गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कहा जाता है। इन्होंने तरुण स्त्री सभा नामक संस्था बनाई थी, तरुण स्त्री सभा 1819 में
केशव चंद्र सेन के बारे में बता दिया है मैंने, केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग। एक चीज़ और है कि केशव चंद्र सेन जो थे, जब ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, उसके बाद में राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो बॉस्टन में हुई थी। तो बेसिकली क्या होता है, अकबर द्वितीय के शासनकाल में ये जो है पेंशन लेने के लिए ब्रिटेन भेज जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है, फारसी भी जानते हैं। तो मिरातुल अखबार भी इन्हीं ने चलाया था। तो क्या होता है, संवाद कौमुदी भी इन्हीं ने चलाया। तो उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो ब्रह्म समाज जो है एक तरह से बट जाता है दो भागों में। एक तो द्वारकानाथ टैगोर और दूसरी तरफ जो है केशव चंद्र सेन हो जाते हैं। तो जो केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्म समाज है उसको जो है साधारण ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि साधारण ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट आते हैं, द फेमस रथ यात्रा ऑफ पुरी इज एसोसिएटेड विद, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है, ये है लॉर्ड जगन्नाथ। तो जगन्नाथ पुरी ये जो है ये उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी धाम जो है वो बेसिकली वहाँ पर जो है लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा होती है, उनका रथ जो है उसको खींचा जाता है, रथ यात्रा होती है। नेक्स्ट आते हैं, ऑन विच रिवर बैंक नासिक कुंभ मेला इज हेल्ड एट, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो नासिक में कुंभ मेला जो है गोदावरी नदी के तट पर लगता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। शिप्रा ये चंबल की सहायक बोली जाती है। महाकालेश्वर धाम जो है, महाकाल जिसको कहा जाता है, तो वो जो है धाम वो उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे है। तो उज्जैन शहर किसकी नदी के किनारे है ये भी पूछा जाता है, तो शिप्रा नदी के किनारे, और शिप्रा जो है वो चंबल की सहायक नदी है। नर्मदा और ताप्ती, देखिए नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहने वाली नदियां हैं, भ्रंश घाटी से होकर के जाती हैं, और ये जो हैं ज्वारंधमुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। ज्वारंधमुख क्या होता है कि जब मीठा पानी और खारा पानी एक साथ मिलता है उस जगह को ज्वारंधमुख कहा जाता है। अब ये भी पूछा जाता है, इसकी सहायक नदियाँ भी पूछी जाती हैं। तो नदियों का चैप्टर मैंने पहले से ही ज्योग्राफी में कवर कर रखा है, उसमें आप विस्तार से जान सकते हैं। अब कुंभ मेला पे आते हैं। कुंभ मेला, कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, महाकुंभ पहले आते हैं, महाकुंभ। तो कुंभ जो होता है एक 12 वर्ष में लगता है, हर 12 वर्ष में लगता है, 4 जगह में लगता है। और वो 4 जगह जो हैं उनमें पहला तो मान लीजिए नासिक ही आपने ले लिया, दूसरा उज्जैन, तीसरा हरिद्वार, और चौथा प्रयागराज। इन 4 जगहों में हर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट आते हैं, वाट वाज संध्या, संध्या क्या था। संध्या जो है वो एक अखबार था जो कि ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा, उपाध्याय जी जो थे इनके द्वारा 1906 में ये स्टार्ट किया गया था, संध्या नाम था इसका। और अगर हम न्यूज़पेपर पर बात करें तो ये आंसर हो जाएगा बी इसका, ये डेली न्यूज़पेपर था। अब हम बात करेंगे सबसे पुराना पेपर भारत का, सबसे पहले कौन सा पेपर चला था, तो सभी जानते हैं जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा सबसे पहले बंगाल गजट, बंगाल गजट। ये चलाया था 1780 में, और ये भी वीकली था, इंग्लिश अखबार था। हिंदी की बात करें कि हिंदी का कौन सा अखबार जो है
चला तो याद रखिएगा उदंड मार्तंड मार्तंड। ये उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा, जुगल किशोर शुक्ला जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ये बेसिकली ये जो है ये 30 मई 1826 को ये चला था। 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस इसीलिए मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। उसी दिन उदंड मार्तंड जो है पेपर चला था। ये कलकत्ता के रहने वाले थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 विधान परिषद में सदस्य संख्या है। अब इसमें एक चीज़ और है कि एक जो है वो कहते हैं कि आंग्ल भारतीय यहाँ पे सुना जाता है, तो वहाँ पे एक हम माइनस कर देंगे तो 99 हो गया है अब। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है जहाँ पे विधान परिषद है। दूसरा राज्य जो है महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे 99 लिख देते हैं। महाराष्ट्र में 78 सीट्स जो हैं वो विधान परिषद की हैं। फिर कर्नाटक आता है और बिहार आता है। बिहार, इन दोनों में 70 सीटें हैं, 4 हो गए। और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसमें 60 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, 40 सीटें जो है वो तेलंगाना में है विधान परिषद की। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो ये जो है 26 जनवरी 2002 से ये प्रभावी हुई। अब इस भारतीय ध्वज संहिता में ये कहा गया कि एक नया जो है एक लाइन जोड़ी गई कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर पर या कोई भी कंपनी जो है, मान लीजिए सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, तो वो भी जो है अपने जो जहाँ पर वो कंपनी है वहाँ पर झंडा जो है वो फहरा सकती है। तो जो ध्वज संहिता है उसको बनाया गया 26 जनवरी 2002 में से ये प्रभावी हुआ फ्लैग कोड। द सॉन्ग जन गण मन was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as a national anthem of India on which date? तो ये है कि जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। और इसको 52 सेकंड का ड्यूरेशन है जिसमें ये गाया जाता है। और बेसिकली क्या है कि ये गीतांजलि जो पुस्तक है उससे लिया गया है, जिसको लेकर के 1913 में जब नोबेल प्राइज़ मिला था इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को इस पुस्तक के लिए, 1911 में पहली बार गाया गया कांग्रेस के अधिवेशन में। और फिर इसको 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय गान के रूप में इसको अपनाया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा। नेक्स्ट है,
नेम ऑफ द स्पीकर इन 17th लोकसभा, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। तो लोकसभा अध्यक्ष 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा भी वह दोनों में ओम बिरला ही लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। सुमित्रा महाजन रही हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जिनके खिलाफ में पहला लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। तो सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव किस लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में आया, या फिर कह सकते हैं कि उनके खिलाफ आया? लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव कौन से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ आया था? तो ये जो है वो जीवी मावलंकर के खिलाफ ही आया था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई भी चीज़ जैसे इंडिया में जो फर्स्ट हुआ है या कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ है फर्स्ट, तो वो ज़रूर याद रखिएगा। चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हीरा लाल जे कानिया वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले। उसी तरह MC सीतलवाड़ हैं, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे पहले। ठीक है, तो और भी हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद जो राज्यों से संबंधित जो भी मामले हैं, वो उसके लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई है, जिसका हेड जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और ये राज्यों के बीच में जो भी एक तरह से किसी चीज़ को लेकर मतभेद है, तो उसको जो है सुलझाया जाता है इस अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, amongst the following while performing duties who shall have the right of audience in all courts in the territory of India? निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। जो भारत का महान्यायवादी है वो किसी भी सदन में भी जा सकता है, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है ना। उसके बाद जो है किसी बिल पर अगर वोटिंग हो रही तो नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है पूरे भारत में पूरे जो भी राज्य क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जा करके उसको सुनवाई का अधिकार है सभी न्यायालयों में। हाँ, सरकार के खिलाफ जा कर के कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार के पक्ष में ही जो है अपना जो भी सरकार का मत होता है वो कोर्ट में रखता है। तो आर्टिकल 76 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो भारत का महान्यायवादी को लेकर के है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का नाम यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, इसको भी जान लीजिए। आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। ये जो भी गवर्नमेंट के जो भी क्रेडिट एंड डेबिट्स होते हैं और जो भी योजनाएं होती हैं उसमें कितना जो है मद लगा है, उस आवंटन हुआ है किसी का मनी का कह सकते हैं, तो वो जो धन का जो आवंटन है किसी योजना को लेकर के और उस योजना को इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के क्या क्या कार्य हुआ है, तो एक तरह से जो भी लेखा होता है, जो भी कह सकते हैं कि ऑडिट होता है, तो वो ऑडिट जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। किसका? सरकार का। सरकार जो बजट जो होती है उसका भी ऑडिट करता है, और सरकार के द्वारा कोई भी पूंजी जो है या पैसा जो है खर्च किया जाता है उसका भी ऑडिट ये करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेयर द गंगा रिवर इंटर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। वह ज़िला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो वह ज़िला है, यहाँ पे मेरठ दे रखा है, बुलंदशहर दे रखा है, मथुरा दे रखा है, बिजनौर दे रखा है। आंसर है इसका डी, बिजनौर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? इनमें से निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा, कैन, चंबल ये तीनों यमुना नदी की सहायक हैं। गंडक जो है ये गंगा की सहायक है। और ये कहाँ से निकलती है? गंडक निकलती है
नेपाल से। बाकी कैन, बेतवा, चंबल ये सभी जो है मालवा के पठार से निकलती हैं। बाकी नदियों के बारे में मैंने बता दिया कि इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बहुत डिटेल में उसको बताया है, तो पिछले वीडियो में आप जा कर के उस वीडियो में जा कर के उसको कम्प्लीटली आप इंडियन ज्योग्राफी को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द हाईएस्ट इंडियन पीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, 8611 मीटर की ऊंचाई है। और ये जो K2 है ये कराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, कराकोरम। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? कंचनजंगा है, जंगा, ये हिमालय की है। भारत में सबसे ऊंची चोटी हिमालय की बोल रहा हूँ और भारत में बोल रहा हूँ, कराकोरम की नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो K2 है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और जो कि जो है नेपाल में पड़ती है, ठीक है। एटलस पर्वत श्रेणी ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। कामेत और नंदा देवी ये दोनों जो हैं ये उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, द प्लेटाउ विच इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। अब आप कहेंगे किम्बरले का पठार तो ऑस्ट्रेलिया में, किम्बरले खान तो दक्षिण अफ्रीका में है, तो ये याद रखिएगा। और किम्बरले पठार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद कोलोराडो दे रखा है, कटंगा दे रखा है और पैटागोनिया दे रखा है। इसमें ये दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है पैटागोनिया का पठार। कोलोराडो नॉर्थ अमेरिका में है, और कटंगा जो है ये अफ्रीका में। नेक्स्ट आते हैं, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेटाउ। तो जो बुंदेलखंड जो पठार है, तो उसमें इनमें से आपको बताना है कि प्रदेश का वह कौन सा ज़िला है जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो हमीरपुर है, ललितपुर है, झांसी है, मिर्ज़ापुर नहीं है। तो ये वाला आंसर इसमें हो जाएगा। अब 7 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके सामने। पहले जालौन, दूसरा झांसी, तीसरा हमीरपुर, चौथा बांदा, पांचवा चित्रकूट, छठवां ललितपुर, सातवां महोबा। ये 7 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आते हैं, बुंदेलखंड भाग में। और 5 जो हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो MP के हैं, जिसमें दतिया है, दमोह है, सागर है, पन्ना है, और एक डिस्ट्रिक्ट और है टीकमगढ़। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो MP में हैं, और ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो UP के हैं, जो कि बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं, बुंदेलखंड रीजन भी कहलाते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है निम्नलिखित राज्य में से किस में? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। सभी लोग जानते हैं लखीमपुर खीरी में ये टाइगर जो है वहाँ पाए जाते हैं। तो टाइगर रिजर्व है ये, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये लखीमपुर खीरी में है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक टाइगर रिजर्व बना, एक टाइगर रिजर्व जो है, या कह सकते हैं कि एक दुधवा में है और दूसरा जो है वो दुधवा में ये टाइगर रिजर्व है और दूसरा पीलीभीत में है, पीलीभीत। ये दो टाइगर रिजर्व जो हैं ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मेट्टूर बांध, मेट्टूर डैम, ये कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द रिवर, किस रिवर पर बनाया गया है यह है? तो मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है या हुआ है? तो ये कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध, इसको याद रखिएगा। और गंगा नदी जो है उस पर कोई मेजर बांध नहीं है। महानदी पर कोई खास अभी तक पूछा नहीं गया है। और दामोदर घाटी परियोजना तो है ही दामोदर नदी के किनारे, जो कि दामोदर वह पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है। सतलुज नदी पर जो है नाथपा झाकरी भी पूछा गया है, भाखड़ा नागल भी पूछा गया है और इंदिरा गांधी नहर के बारे में भी पूछा गया है। फिर राणा प्रताप सागर बांध भी पूछा गया है चंबल नदी पर। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट जो जितने भी परियोजनाएं हैं ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उनको बांध ये ज़रूर आप याद कर लीजिए, ज़रूर इनमें से क्वेश्चन आएगा। चीज़ें अब पहले जैसी नहीं हैं, जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं वो सिंगल ऑप्शन को लेकर होते थे, अब जो होते हैं वो हो सकता है आपको सुमेलित करने के लिए आ जाएं, हो सकता है 2-3 सेंटेंस दिए जाएं, उनमें से कौन सा एक सही है या फिर कौन सा एक गलत है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पूरा जो है 2021 का पेपर था और जो कि कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो उसको हम नया सॉल्यूशन बताया। नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।